कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम इन मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशील कुमार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतरिक्ष विद स्टडी। अतरिक्ष विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का जो एपिसोड है ये बाल विकास CDP से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शंस लेकर के आपके सामने फिर प्रस्तुत हुए हैं। तो बने रहिए और बिना स्टेट माइंड के करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। हर एक क्वेश्चन अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन भी अब जो जो मेरे भाई बहन 0.1 से रहे हैं उन्हें पता है कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर आपके माता पिता को चरण स्पर्श करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ। प्लीज़ दोस्तों, अगर मेरे भाई बहन नए हैं तो इस अपने यूट्यूब चैनल के जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और जो मेरे पुराने भाई बहन हैं वो पूरी क्लास बिना किसी स्टेटमेंट के मेरे साथ, मानी मेहनत मेरी बस आपका साथ चाहिए, पूरी वीडियो को देखेंगे और अपना जो जितने भी क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं उनका पूरा जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज़ कमेंट जरूर करना। चलो बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो प्लीज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। क्या कह रहा है कि किस शैक्षिक वैज्ञानिक ने इस तथ्य पर विश्वास किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है? फ्रोवेल ने, मॉन्टेसरी ने, रूसो ने या ब्रूनर ने? प्लीज़ मेरे भाई बहन बताएंगे कि आपका जो आंसर है वो क्या है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है, थर्ड फोर्थ क्या है? प्लीज़ जल्दी बताएंगे आपका क्या है। किस शैक्षिक मनोविज्ञान ने बोला है? यस, फ्रोवेल ने बोला है, मारिया मॉन्टेसी ने बोला है, रूसो ने बोला है। प्लीज़ किसने बताएंगे? यह फ्रेडरिक फ्रोवेल ने बोला है। वेरी गुड। जल्दी से आंसर के क्वेश्चन के आंसर आना प्रारंभ हो गए हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। फ्रोवेल, वेरी गुड। किसने? फ्रोवेल ने ये वाली बात कही है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। सभी बच्चों में सीखने की क्या होती है? क्षमता होती है। ये जो है शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इन्होंने विश्वास किया था कि सभी बच्चों में सीखने की क्या होती है? क्षमता। ये इनका विचार था कि बच्चों में सीखने की क्या होती है? क्षमता। और सभी बच्चे सीखते भी हैं। तो इन्होंने बताया था कि कैसे सीखते हैं? खेल के द्वारा। बच्चों में खेल, बच्चों को सिखाया जाता है खेल खेल के द्वारा। सभी बच्चों के प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दुनिया के सामने अपनी प्रत्यक्ष समझ का निर्माण बच्चे करते हैं। तो इन्होंने ये वाली बात कही थी। अब यहीं से आपकी कोटेशंस भी पूछ सकता है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये कोटेशन किसने कही है? तो फ्रोवेल ने। ध्यान रखना इस बात का। छोटी सी बात कर लेते हैं मारिया मॉन्टेसरी के ऊपर। मारिया मॉन्टेसरी का कहना है, क्या कहना है कि इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत ये था कि जन्म से व्यापकता तक, यानी कि जन्म से, इनके बारे में बात कर रहे हैं मारिया मॉन्टेसरी के बारे में। इनका सिद्धांत था कि जन्म से जो व्यस्तता होती है, एडोलसेंस तक होती है, वहाँ पर बच्चों के जो वैज्ञानिक अवलोकन के आधार पर बाल केंद्रित शिक्षा का दृष्टिकोण जो इन्होंने दिया था वो बहुत महत्व था। इनके सामने जो विकास होता है वो सम्मिलित रूप से किस किस में होता है? शारीरिक होता है। कैसा होता है? शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, और कैसा होता है? भावात्मक। तो मारिया मॉन्टेसरी ने ये वाली बात कही थी कि बच्चा का जो शारीरिक विकास माने जन्म से वयस्कता तक उनके दृष्टिकोण का बहुत ही महत्व होता है। बच्चे कब से सीखते हैं? यानी कि शारीरिक, सामाजिक, और कैसे सीखते हैं? सामाजिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक। इस तरीके से बच्चों को सिखाया भी जा सकता है। ये मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा था। फ्रोवेल ने कहा था कि बच्चों क्या सीखते हैं? खेल के द्वारा ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से दुनिया के सामने अपनी क्या करते हैं? अनुभव को प्रकट करते हैं। छोटी सी बात कर लेते हैं रूसो के ऊपर। रूसो क्या है? छोटी सी बात रूसो के ऊपर कह रहे हैं। जीन सेक्स रूसो, इनका पूरा नाम है जीन सेक्स रूसो। तो जो जैक्स रूसो है, बच्चों के बिना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। रूसो के बारे में जरा सुन लेंगे। यानी कि बच्चों को बिना किसी बाधा के, ध्यान का, बिना किसी बाधा के, अगर ये वाली बात दिखाई दे जाए, बिना किसी बाधा के, बच्चों को बिना किसी बाधा के, स्वतंत्र रूप से प्रकृति और वातावरण में विकसित किया जा सकता है।
यानी कि बच्चों को आप इंटरफेयर मत करिए। बच्चे क्या है, एक प्राकृतिक रूप है, बच्चों को प्रकृति के द्वारा ही सीखने दीजिए। अगर प्रकृति के बारे में बोला जाता है तो समझ लेना कि रूसो हैं, रूसो ने सीधे सीधा वो बोला कि बच्चों के बीच में आप इंटरफेयर मत करना। बच्चे जो है स्वतंत्र रूप से प्रकृति से सीखते हैं, है ना। तो ये है रूसो। मारिया मोंटेसरी ने कि बच्चे क्या सीखते हैं, यानी कि जन्म से व्यापक जो वयस्कता तक, है ना, वयस्कता तक बच्चे के संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावात्मक जो सीखने का महत्व इनके सबके द्वारा होता है। फ्रॉवेल ने बताया कि बच्चे खेल खेल के द्वारा सीख जाते हैं। और ब्रूनर ने जोरम जोरोम ब्रोनर के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं। ब्रूनर ने क्या बोला है कि इनका कहना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण 3 तरीके से करते हैं। इसके बारे में कितने तरीके से? 3 तरीके से करते हैं बच्चे। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण 3 तरीके से करते हैं। किस तरीके से करते हैं? ये उनका जो विकास के चरणों में मेल खाते हैं, जैसे कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था के रूप में चिन्हित करना है, प्रतिष्ठित जो कि 2 से 3 वर्ष की आयु को प्रतिष्ठित करना, और प्रतीकात्मक चरण जो 7 वर्ष की आयु तक होती है, उसे बोला है जोरम ब्रूनर ने प्रतीकात्मक चरण। तो आप इस चीज़ में थोड़ा सुन भी लिया तो इससे बहुत कुछ हो जाता है। दोबारा फिर कर देते हैं। खेल के द्वारा बच्चों को सिखाना, इसमें क्या है, भावात्मक, सामाजिक और किसके द्वारा? भावात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक भाव से बच्चों को सिखाना। इसमें क्या है, प्रकृति के द्वारा। बच्चों के खेलने में इंटरफेयर मत करो, बच्चे खुद प्राकृतिक रूप से अपने आप सीखेंगे। ब्रूनर ने 3 बातें बताई थी सीखने के लिए। शैशवावस्था से बाल्यावस्था के रूप में चिन्हित करो बच्चों को। प्रतिष्ठित बच्चे की प्रतिष्ठा जो है 2 से 3 वर्ष की आयु को प्रतिष्ठित आयु बोला गया है इन्होंने। प्रतीकात्मक चरण बोला तो 7 वर्ष की आयु को। तो ये आपका कंप्लीट होता है, पर हमारा आंसर होगा फ्रॉवेल। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर हर एक क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्ट के साथ, बिना स्टेज पाएंगे। एक वन लाइनर क्वेश्चन भी बना लोगे, आंसर वन लाइनर भी लिख लोगे, इसमें भी आपका बहुत बड़ा भला होगा। निम्नलिखित में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे कि निम्नलिखित में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? जॉन वाटसन है, विलियम जेम्स है, सिगमंड फ्रायड है, जॉन डीवी है। तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी आपको बताना है कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन है। यस, वेरी गुड, बहुत जल्दी आंसर आने लगे हैं आपके, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। कौन है? जॉन वाटसन। जॉन वाटसन को क्या बोला गया है? इनको व्यवहार क्या बोला गया है? बोलो। व्यवहारवाद के संस्थापक के रूप में भी या जनक के रूप में भी जाना जाता है जो वाटसन को। अगर आपसे ये कहने लगे कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक या व्यवहारवादी संस्थापक के जनक कौन है, तो व्यवहारवादी संस्थापक के जनक हैं जेवी वाटसन। कौन है? जेवी वाटसन, ध्यान रखेंगे इस बात का। और इन्होंने जो इसकी स्थापना, व्यवहारवाद की एक स्थापना करी थी, किसके रूप में करी थी? एक पारंपरिक पत्र के द्वारा। एक पारंपरिक पत्र था, उसको छोड़ो तुम, व्यवहारवाद के जनक ध्यान रखना जेवी वाटसन, बस इतनी वाली बात ध्यान रखना। आगे छोटी सी बात करते हैं। व्यवहारवाद, अच्छा व्यवहारवाद में एक और भी नाम जुड़ता है व्यवहारवाद का, है इवान पावलोव, है ना, इवान पावलोव। व्यवहारवादी कौन कौन थे? और इनके बाद इवान पावलोव भी व्यवहारवादी हैं, है ना। कौन? इवान पावलोव, इवान पावलोव। दूसरे कौन है? जेवी वाटसन, तो ये है, ये हो ही गए। बी एफ स्किनर हैं, बी एफ कौन है? स्किनर। बी एफ स्किनर भी कौन है? व्यवहारवादी हैं। समझ में बात आ गई? ये इतने हो गए व्यवहारवादी। अब बट अगर संस्थापक के रूप में आ जाए तो जेवी वाटसन आ जाएंगे। अगर इसमें बात कर लेते हैं किसके बारे में? विश्लेषणात्मक के बारे में बात करें, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक। कौन है? मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड, ध्यान रखेंगे। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद, इदम अहम पराहम, जिन्होंने ये वाली बात कही है, इदम अहम पराहम, मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड, ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बोला गया है वह मनोवैज्ञानिक जिसने सीखने के पहले 3 नियमों तत्परता, अभ्यास और प्रभाव को विकसित किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीरीज में डालेंगे। वह मनोवैज्ञानिक जिसने सीखने के 3 नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव,
को विकसित किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया भी है। डेल शंकु, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, जोरूम ब्रूनर। तो प्लीज मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कि तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम आपको पता है किसने दिए हैं ये, वेरी गुड, किसने दिए हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। किसने दिए हैं, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। उद्दीपक, अनुक्रिया, अनुभव, प्रतिपादन, है ना, ये सारी ये चीज इन्होंने दिया है। और इन्होंने अभ्यास अभ्यास प्रभाव तत्परता का नियम भी इन्होंने दिया था, है ना। और ये क्या है, यानी कि किस पर क्या था, इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयत्न और त्रुटि का सीखने का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। किस पर, एक भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर किया था, भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली पर जब इन्होंने प्रयोग किया था तो क्या वहां से क्या निकल के आया, यानी कि प्रयत्न और त्रुटि का द्वारा सीखने के बारे में, है ना, इस नियम की और श्रृंखलाबद्ध विकसित किया था। ध्यान रखेंगे, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा आपका, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएंगे जल्दी से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है। अल्बर्ट बंडूरा, डेविड आसुवेल, बी एफ स्किनर, या आगे एक और भी एक ऑप्शन है, जीन प्याजे। यस, जल्दी बताएंगे मेरे भाई बहन कि एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किसकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक एक पुस्तक के बारे में जरूर आती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यस, वेरी गुड, यानी कि कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किसकी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू किसकी है, डेविड, जल्दी बोलेंगे, वेरी गुड, डेविड आसुवेल की है एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक। किसकी है, डेविड आसुवेल। आसुवेल कहाँ के थे, मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, है ना। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, छोटी सी बात कर लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा के क्या थे, इनकी एक पुस्तक थी अल्बर्ट बंडूरा की एजुकेशन साइकोलॉजी। चलो सारी चीजें आगे आएंगी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आपकी स्क्रीन पर, किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के 3 डोमेन दिए हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्योंकि वो वाले क्वेश्चन सब इसी में आएंगे, इसलिए मैंने आगे बढ़ा दिया था। किस मनोवैज्ञानिक के सीखने के 3 डोमेन दिए हैं, प्लीज, बेंजामिन ब्लूम ने, जीन प्याजे ने, जीन प्याजे लिख लेंगे, आगे है वाइगोस्की ने, चॉमस्की ने। तो बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक सीखने के 3 डोमेन दिए हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बेंजामिन ब्लूम ने 3 पदानुक्रमित मॉडल का एक समूह बनाया था। कितना, ये समूह बनाया था 3 डोमेन का, है ना, जिसमें कौन कौन से 3 डोमेन थे, वो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणात्मक या क्रियात्मक। ध्यान रखेंगे इस बात का, कौन कौन से थे, संज्ञानात्मक, नंबर 2 भावात्मक, और नंबर 3 पे क्या आता है, क्रियात्मक। इस चीज को लिख लेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इन्होंने 3 पदानुक्रमित मॉडल का जो डोमेन दिया था, जो शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्य से, ये शिक्षण के उद्देश्य हैं, को वर्गीकरण करने पर संदर्भित किया है इन्होंने। ठीक है, तो अगर संज्ञानात्मक श्रेणी की बात करता हूँ, पहले मैं इस वाले की संज्ञानात्मक श्रेणी की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें चरण है, कौन से, इसके संज्ञानात्मक श्रेणी में कुछ चरण आते हैं इसके, ज्ञान, यानी कि ज्ञान, समझना, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये संज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक के अंतर्गत आते हैं प्राप्त करना, जवाब देना, बातें करना का महत्व, आयोजन और विशेषता, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बेंजामिन ब्लूम के 3 डोमेन ध्यान रखेंगे जरूर, मैंने बता दिया था आपको कौन कौन से। नंबर फिर एक बता देता हूँ मैं, नंबर 1 पे क्या था, संज्ञानात्मक, नंबर 2 पे भावात्मक, नंबर 3 पे क्रियात्मक। इस चीज का विशेष का ध्यान। और जो संज्ञानात्मक था उसमें कौन था, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और संश्लेषण के बाद में क्या आएगा, मूल्यांकन।
यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि बेंजामिन ब्लूम के जो संज्ञानात्मक श्रेणीबद्ध क्रम है उसमें सबसे निम्न स्तर पर कौन सा है, तो लगाएंगे ज्ञान। उच्च स्तर पर कौन सा है, मूल्यांकन। यहाँ से ध्यान, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ गया है, ध्यान रखेंगे इस बात पर। निम्न स्तर पर कौन सा आएगा, ज्ञान, और सबसे उच्च स्तर पर कौन आएगा, मूल्यांकन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, छोटी सी जीन प्याजे के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्याजे, ध्यान रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। जीन प्याजे जिन्होंने किस चीज का दिया था सिद्धांत, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, जीन प्याजे ने। लेव वाइगोस्की ने किसका सिद्धांत दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। क्या, किसका, सामाजिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ध्यान रखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बेंजामिन ब्लूम ने 3 डोमेन दिए थे, 3 डोमेन को, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, दिमाग में बता गई। और मैंने संज्ञानात्मक, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये तीनों मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं चॉम्स्की की। बहुत वेरी, ये सारी चीजें मैं वो क्रीम बता रहा हूं मैं आपके लिए, क्रीम बिल्कुल। बात करते हैं चॉम्स्की की। इन्होंने बताया था भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे में जन्मजात भाषा को अधिग्रहण करने की क्षमता होती है। भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत, अगर ये आपसे ये पूछता है भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत किस, ये क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूं। भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत किसने दिया है, बच्चे में जन्मजात भाषा को अधिग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसके अंदर डिवाइस होती है। तो ये वाली बात की है किसने, चॉम्स्की ने। आगे की बात दिमाग में, फिर तीनों को एक बार रिवाइज कर दूं। बेंजामिन ब्लूम ने संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 डोमेन दिए। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। वाइगोस्की ने क्या दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। चॉम्स्की ने क्या, भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत दिया था। तो ये तीनों के तीनों आपको कंप्लीट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण विलियम जेम्स ने, जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन कौन है, व्यवहारवाद के, ध्यान रखना, जेबी वॉटसन अभी आता है व्यवहारवाद। विलियम मैकडूगल ने या अल्फ्रेड बिने ने। तो मेरे भाई बहन जल्दी बताएंगे कि प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने कब दिया था, अल्फ्रेड बिने कहाँ के थे, अल्फ्रेड बिने थे फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक। कहाँ के, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे ये। कहाँ के, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक। लिख लेंगे इन बातों को, एक एक नंबर की बात बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। और ये जो इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था, कब किया था, 1905 में। ध्यान रखेंगे 1905 में बिने साइमन स्किल, ध्यान रखेंगे बिने साइमन के द्वारा के साथ, बिने साइकिल, इसके आधुनिक आईक्यू परीक्षण के आधार पर यह बनाया गया था 1905 में। और किसके साथ में, बिने, अल्फ्रेड बिने, यानी बिने साइमन का पूरा नाम था, स्केल आधुनिक आईक्यू परीक्षण था ये, जो 1905 में बना था। ठीक है, बात कर लेते हैं अब, आपको ये जल्दी से इसकी शॉट ले लो। बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स के बारे में बात करते हैं। ये भी क्या थे, ये एक अमेरिकी दार्शनिक थे। क्या थे ये, अमेरिकी दार्शनिक। कौन थे, अमेरिकी दार्शनिक थे। कौन थे, अमेरिकी दार्शनिक। ये अमेरिकी दार्शनिक थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। ठीक है, और जेबी वाटसन, जेबी वाटसन में मैंने बता दिया व्यवहार, यानी कि इनके द्वारा व्यवहार अधिगम सिद्धांत, व्यवहार किसके द्वारा, जेबी वाटसन, व्यवहार के अधिगम सिद्धांत पेश किया था इन्होंने, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके, चलो ये रहेगा विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल के बारे में बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात और लिख लो थोड़ी सी। विलियम मैकडूगल के बारे में क्या है, इन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मूल लिखो, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत।
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, सारी बात आ गई। जेबी वाटसन व्यवहारवाद के सिद्धांत। विलियम जेम्स क्या थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और क्या थे? एक दार्शनिक भी थे। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। और अल्फ्रेड विने ने क्या दिया था? 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को बहिर्मुखी अंतर्मुखी में विभाजित किया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। तो आप इसका आंसर बताएंगे मेरे भाई बहन। फ्रायड ने, जुंग ने, एडवर्ड किसने? यस, एडलर ने, या इसमें से एक कोई नहीं। किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने ये व्यक्तित्व को बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में विभाजित किया था? यानी कि दो में, एक बहिर्मुखी अंतर्मुखी में। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। विलियम जुंग, यानी कि युंग ने या जुंग ने ये बहुत बताया था कि व्यक्तित्व के, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है 2 टाइप्स की होती है, यानी कि एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी, 2 टाइप्स में इन्होंने विभाजित किया था। किसने? जुंग ने। अब जुंग के बारे में जरा सी बात करते हैं। इनका जो सिद्धांत था ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था ये? विश्लेषणात्मक सिद्धांत था। और विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में इन्होंने के लिए जाना भी जाता है। किसे? विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में किसको जाना जाता है? जुंग के लिए जाना जाता है। और इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व का जिक्र करा था, बहिर्मुखी, आपको पता है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी है। और ये 4 पहलुओं के अंतर्गत कार्य करता है। ध्यान रखना, किसके अंतर्गत? 4 पहलू हैं। संवेदना और भावना, सोच और अंतर्ज्ञान। ये 3 है जो कि 2 प्रकार के व्यक्तित्व किसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तित्व का जिक्र किया, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। और ये जो हैं, ये पहलू 4 संवेदनाओं के अंतर्गत काम करते हैं। संवेदना, भावना, सोच और अंतर्ज्ञान। ध्यान इस चीज को रखेंगे, ये चीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं, फ्रायड के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहते हैं? व्यक्तित्व का पहला आधुनिक सिद्धांत। ध्यान रखेंगे इस वाली बात का। व्यक्तित्व का पहला आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? ये ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व का पहला आधुनिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। प्लीज इस चीज को लिख लेंगे कि व्यक्तित्व का पहला आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और कब दिया था? 1923 में। 1923 में। तो व्यक्तित्व का पहला आधुनिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा 1923 में दिया गया था, इनके द्वारा विकसित किया गया था। और इन्होंने क्या बताया था? व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में इनके लिए जाना जाता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लेंगे। इनके अनुसार इन्होंने 3 अमूर्त श्रेणियों का भी, कौन कौन सी? 3 अमूर्त श्रेणी, वेरी इंपोर्टेंट। अमूर्त 3 अमूर्त श्रेणी है। 3 अमूर्त श्रेणी कौन कौन सी हैं? लिख लेंगे इन बातों को। 3 अमूर्त श्रेणियों में इसको विभाजित किया था। किसको? वेरी गुड, जो मैं बताने जा रहा हूं, इदम, इदम, दूसरा अहम, इदम, अहम, और तीसरा पराहम। इसको हमेशा सुख चाहिए है। इदम को हमेशा कुछ नहीं, इसको मार काट कुछ भी, सब कुछ भरा पड़ा है इदम में। इसमें थोड़ा क्या है, ये गलत सही की भावनाओं को जानता है। अहम। पराहम क्या होता है? पराहम हर एक चीज को, सबके ऊपर कंट्रोल करके अपने मन को सही तरीके से लेके चलते, कंट्रोल करना पराहम का काम है। पर इदम के लिए क्या चाहिए? सुख चाहिए, चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए। तो ध्यान रखेंगे। यानी कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का पहला आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था, 1923 में दिया था। और इनके द्वारा जो बताया गया है, इनके द्वारा 3 तरीके इन्होंने बताए हैं
इनके 3 सिद्धांत इनके द्वारा आए थे। इदम, अहम, परहम 3 श्रेणियों में इन्होंने विकसित किया है। किसको? व्यक्तित्व को। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो फ्रायड हो गए, जुंग हो गए। जुंग ने बहिर्मुखी अंतर्मुखी, पर इन्होंने क्या संवेदना, भावना, सोच और अंतर्ज्ञान के ऊपर 3-4 पहलुओं में इसको डिवाइड कर दिया। अगर बात आती है अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो जुंग ही लगाएंगे। अगर तुमसे ये कहे सबसे पहले आधुनिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो कहेंगे आप फ्रायड ने। कब दिया था? 1923 में। इदम, अहम, परहम 3 में श्रेणियों में इन्होंने अमूर्त 3 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया था। बात करते हैं छोटी सी एडलर के बारे में। इन्होंने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक के रूप में, लिखो जल्दी से, इनको भी व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। यानी कि व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक के रूप में किसको जाना जाता था? एडलर को जाना जाता है। और इन्होंने बताया था कि समूह बना करके इनके सिद्धांत 2 खंडों में विभाजित किया था। समूह में ला करके 2 खंडों में विभाजित किया था। और वह मूल अवधारणा और कौन सी? परामर्श प्रक्रिया। ध्यान कर लेंगे, मूल अवधारणा नंबर 1 मूल अवधारणा, और नंबर टू में क्या लगेंगे? परामर्श प्रक्रिया। मैंने तीनों को आपको बता दिया। फ्रायड के बारे में बता दिया, इदम, अहम, परहम, जुंग बहिर्मुखी अंतर्मुखी बारे में बता दिया, एडलर मूल अवधारणा और परामर्श प्रक्रिया, तीनों के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया। चलते हैं मेरे भाई बहन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संदर्भ में बात की है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने समीपस्थ विकास के क्षेत्र के संदर्भ में बात की है। हरलोक ने, बंडूरा ने, चौमस्की ने, वाइगोस्की ने। तो मेरे भाई बहन जल्दी से बताएंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने बात की है? वाइगोस्की ने। किसने कही है? वाइगोस्की ने। लिम वाइगोस्की ने ये बताया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? बताएंगे। कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लिम वाइगोस्की के द्वारा दिया गया था, है ना। और ये इन्होंने कहा था समाज अंतःक्रिया का सिद्धांत। एक और बात आती है, अगर आपसे ये कहे सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी, या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। और इन्होंने एक वाली बात कही थी, इन्होंने एक शब्द दिया था ZPD, यानी कि उन्होंने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र ZP और D, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेड का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र की इन्होंने बात की थी। किसके? समीप, इसमें लिखा हुआ है समीपस्थ विकास के क्षेत्र की बात किसने की है? वाइगोस्की के द्वारा की गई है। और इसको क्या है? ZPD इन्होंने नाम दिया था। इनके जो प्रत्यय इन्होंने दिया था ZPD, इसमें ये बताया था कि एक जो विद्यार्थी होता है, एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है। क्या बताई थी? कि एक शिक्षार्थी अपने दम पर, जो शिक्षार्थी होता है, एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है, ये ध्यान रखेंगे। एक शिक्षार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है, या क्या कर सकता है, और किसी की मदद के द्वारा, बस इतनी उस बात को ध्यान रखेंगे। अपने दम पर क्या कर सकता है, यानी कि अपने दम पर क्या कर सकता है। मैं ZPD की बात कर रहा हूं, यानी कि अपने दम पर क्या कर सकता है। इन्होंने ये वाली बात ZPD के अंतर्गत, ZPD में अपने दम पर क्या कर सकता है। अब अगर अपने दम पर जितना उसने किया, अगर उसको सहायता मिल जाती है, मदद मिल जाती है, तब और क्या कर सकता है। बस ये वाली बात है ना। यानी कि अपने दम पर भी क्या कर सकता है, यदि उसको मदद दे दी जाए तो वह और भी क्या कर सकता है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इसी को इन्होंने ZPD दिया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इस बात को, मेरी स्क्रीन छोटी है, मैं ढंग से बहुत समझाता आपको, पर ध्यान रखना। ZPD का मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी विद्यार्थी अपने दम पर क्या कर सकता है। अगर हम उन दोनों के बीच में जो उसको हम क्या दे दें, सहायता दे दें, तब वो और भी कोई बेस्ट कर सकता था। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आया, उसी को ZPD कहा गया है, उसी को ZPD बोला गया है।
तो दिमाग में रखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लिम वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी लिम वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है। और बात आती है, एक शब्द इन्होंने और दिया था, वो है स्कैफोल्डिंग। ध्यान रखेंगे, क्या दिया था? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से एक शब्द दिया है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? ये एक अस्थायी सहायता होती है। कैसी सहायता होती है? स्थायी नहीं, अस्थायी। पूछ लेगा, स्कैफोल्डिंग में जो सहायता दी जाती है वो स्थायी होती है, अस्थायी होती है? तो वो सहायता होती है अस्थायी सहायता। स्कैफोल्डिंग के द्वारा जो भी सहायता प्रदान की जाती है वो एक अस्थायी सहायता होती है। ध्यान रखेंगे, जैसे कि कोई बच्चे को हम साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम उसको साइकिल को पकड़ते हैं, और पकड़ के तो फिर उसको साइकिल सिखाना स्टार्ट कर दे, सीख जाता है। तो वो जो हमारी सहायता हुई है वो अस्थायी सहायता है, ना कि हम बार बार उस चीज़ को सिखा रहे हैं। वो हमारी अस्थायी सहायता है, ना कि स्थायी सहायता है। तो इसके फोल्डिंग में जो सहायता की जाती है वो एक अस्थायी सहायता दी जाती है। दिमाग में बिल्कुल आ गया होगा। जेडपीटी में कोई बच्चा, मतलब कोई बच्चा अपने दम पर क्या कर सकता है, अगर उसको वहां पे मतलब कोई क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन प्रारंभ करे, बीच में कुछ भूल गया, अगर उसने आपने छोटी सी सहायता कर दी, उसको बता दी 2 लाइन स्टार्टिंग की, तो उसने और भी पूरा सेंटेंस लिख दिया। तो जो मतलब स्टार्टिंग की सहायता और जो आप उसने खुद के द्वारा करा, और जो आपने बताया उसके द्वारा करा, इन दोनों के बीच के अंतर को ही जेडपीडी बोला गया है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बात आते हैं इनका एक क्वेश्चन, एक शब्द और था, उसको बोलते हैं MKO। MKO यानी कि मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर, एम से मोर नॉलेज अदर। इन्होंने कहा है इसका मतलब क्या हुआ? अधिक ज्ञानी दूसरा। इसका मतलब ये कि बच्चा अपने से अधिक ज्ञानी से वाले से ही सीखता है। बच्चा किससे सीखता है? अपने से, जो अधिक उसका जो ज्ञानी होगा बच्चा उससे ही सीखता है। तो ये आपको खूब अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। तो आपको कौन कौन हो गए? वाइगोस्की के द्वारा खूब अच्छे तरीके से समझा दिया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, चॉम्स्की के बारे में मैंने आपको बता दिया था, चॉम्स्की के बारे में खूब अच्छी तरीके से समझ गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास को परिभाषित किया है? वेरी मोस्ट, सारे क्वेश्चन मैंने वो लिए हैं, इसमें से भगवान की कृपा रही तो एक या दो क्वेश्चन 101% अगर नहीं आए तो आज की वीडियो देख लेना, कि आज का जो वीडियो कुछ कहा गया है, 1 या 2 नंबर किसी भी परीक्षा में, आप यूपी टेट, सी टेट, एनीबडी, सुपर टेट के लिए भी 1 या 2 नंबर 101% विश्वास से, बस इंटरेस्ट के साथ में सुनते भी रहेंगे ना, और जो मैं कह रहा हूँ स्लो में वीडियो चला के अपने नोट्स भी बनाते रहेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं मानना, बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास को परिभाषित किया है? नैतिक विकास की अगर बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? MC डोगल के बारे में, पावलोव के बारे में, थांडे के बारे में, या प्याजी के बारे में? तो आप जल्दी बताएंगे किसके बारे में। यानी नैतिक विकास, यस, सब ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजिंग करेगा क्वेश्चन। ये नैतिक विकास के बारे में बात कर रही है, और अभी मैं आपको बताऊंगा नैतिक विकास के, लॉरेंस कोहल वर्ग ने भी नैतिक विकास की बात करी है, ध्यान रखना। पर उनसे पहले जो बात करी थी नैतिक विकास के चरणों के बारे में, वो बात करी थी किसने? प्याजे ने। किसने कही थी? प्याजे ने। यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास को परिभाषित किया है, तो वो वाली बात कही थी सबसे पहले प्याजे ने, उसके बाद में आए थे लॉरेंस कोहलबर्ग, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो यहां पर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्याजे। अब इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था 1932 में दिया था। नैतिक विकास का जो मॉडल दिया था इन्होंने, नैतिक विकास का मॉडल 1932 में दिया था। और इन्होंने इस बात कही थी, बच्चे स्वाभाविक रूप से नैतिक तर्क के एक रूप में आगे बढ़ते हैं। क्या वाली बात कही थी इन्होंने? इन्होंने ये वाला बताया था 1932 में, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने ये वाली बात कही थी, नैतिक विकास का मॉडल दिया था, इन्होंने बताया था बच्चे जो स्वाभाविक रूप से नैतिक तर्क के रूप में ही आगे बढ़ते हैं, है ना, और जो एक अधिनियम के जो परिणाम होता है उस आधार पर ये होता है। तो इन्होंने ये वाली बात कही थी, किसने? प्याजे के अनुसार। छोटी सी मैं आपसे यहीं पे एक बात कर लेता हूँ, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। किसके बारे में? लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है,
और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। लो कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या बताया, किशोर अवस्था और वयस्कता के बीच में, वयस्कता में पियाजे के मॉडल को इन्होंने आगे बढ़ाया था। और इन्होंने, मैंने बताया था, इन्होंने कब मॉडल दिया था अपना? पियाजे ने दिया था 1932 में, और इन्होंने कब दिया है? 1958 में। तो देखो समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले दिया है पियाजे ने, और इन्होंने उन्हीं के जो मॉडल दिया था, नैतिक विकास के जो मॉडल दिया था, उन्हीं के मॉडल को, पियाजे के मॉडल को लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को मानते हुए आगे बढ़ाया 1958 में। यहां पर इसका चाहे लिख लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो। छोटी सी बात और रह गई है, मैं इसको पूरा करता हूं। इन्होंने क्या बताया था? नैतिक विकास की इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? नैतिक विकास की, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में बता रहा हूं मैं अब। नैतिक विकास की इन्होंने 6, कितनी बताई हैं? 6 अवस्था बताई हैं। 6 अवस्थाएं। 3 मुख्य अवस्था हैं और 3 ही एक में 2 इनकी क्या है? सब अवस्थाएं। मतलब नंबर 1 पे आती है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसमें दंड एवं आज्ञा पालन होता है। पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसमें कि जन्म से 9 वर्ष तक की होती है। पूर्व लिख लेंगे, पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरा, पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत में कितना आएगा? जन्म से 9 वर्ष की होता है पूर्व परंपरागत, पहली अवस्था हो गया। और नंबर 2 पे आएगा परंपरागत, और परंपरागत में कितना आता है? 9 से 20 वर्ष की आयु के अंतर्गत आती है। फिर आती है उत्तर परंपरागत, है ना, उत्तर परंपरागत, और ये आती है 20 से अधिक वर्ष ऊपर की अवस्था में। इसी की इन्होंने पूर्व परंपरागत में 2 भागों में बांट दिया, दंड एवं आज्ञा पालन। इसी तरीके से 2 इसमें और 2 इसमें, तो 6 इनकी अवस्थाएं आगे की हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पावलोव के बारे में। पावलोव में क्या है था? ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक? रूसी मनोवैज्ञानिक। रूसी मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने क्या दिया था? इनका एक सिद्धांत आया था, वो है शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत। कौन सा? शास्त्रीय अनुकूलन, अनुकूलन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? रूसी मनोवैज्ञानिक इवान पावलोव ने। दूसरा है थार्नडाइक के बारे में जरा सी बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थार्नडाइक के बारे में बात करते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत आया था ये। थार्नडाइक ने क्या है? ये भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पर यहाँ पे इन्होंने इनके लिए शैक्षिक यहाँ पे एक बात, इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता, शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। लिख लेंगे कि थार्नडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रभाव, तत्परता, अभ्यास का नियम भी इन्होंने दिया है। त्रुटि एवं प्रयास का नियम भी इन्होंने दिया है थार्नडाइक ने। तो ये आपको क्लियर हो गया। इवान पावलोव ने क्या दिया है? तो शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत दिया है। कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। बिल्कुल बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा का, किसका? शिक्षा का, यानी शिक्षा के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित। स्किनर ने, क्रो ने, जेवी वॉटसन ने, पील ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चनों में स्टार बना लेना इसका, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले में। यस, ये आने वाले क्वेश्चनों में से है। क्या बोला है? शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा विज्ञान के रूप में, शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। किसने? पील ने। ये पील मनोवैज्ञानिक हैं जो शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ध्यान कर लेंगे इस चीज का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शायद कोई कोटेशन ही बोल दे, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया है? कौन है वो? पील।
ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो अच्छा, स्किनर स्किनर के बारे में बात कर लेते हैं। स्किनर ने क्या बोला है, बीएफ स्किनर ने बोला है कि शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। इस बात को लिख लेंगे, ये कोटेशन है, इस बात को लिख लेंगे, जो कोटेशन मैं आपको बता रहा हूं। देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है, वह मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान यहां से वह विज्ञान है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। लिख लेंगे, जो अधिगम से संबंधित है, जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। ठीक है, ये होगा स्किनर की कोटेशन हो गई। क्रो ने ये बोला है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ध्यान रखेंगे, कब से, जन्म से वृद्धावस्था तक, जन्म से वृद्धावस्था तक के अधिगम और अनुभवों का वर्णन करता है। यह है क्रो की द्वारा। फिर स्किनर के बारे में सुन लेंगे। स्किनर ने बोला है शिक्षण और अधिगम से संबंधित है इनकी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। क्रो ने क्या है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम के अनुभवों का वर्णन करना है। शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित किया पील ने। बिल्कुल दिमाग में बात आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन। वेरी मोस्ट सुपर टेट की आया हुआ क्वेश्चन है ये, सुपर टेट में आया क्वेश्चन है। हेरिटेडी जीनियस यानी हेरिटेडी जीनियस के पुस्तक के लेखक कौन है? गाल्टन, हरलॉक, वुडवर्थ या रॉस? हेरिटेडी जीनियस के लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड, कौन है? गाल्टन जो है हेरिटेडी जीनियस के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन है? ये मैंने सबसे पहले बताया था। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये किसने दिए हैं? बेंजामिन ब्लूम ने दिए हैं। और बेंजामिन ब्लूम के द्वारा जो कह रहा है न्यूनतम स्तर पर कौन सा आएगा? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर कौन सा है? वेरी गुड, ज्ञान है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आएगा सबसे उच्च पर, न्यूनतम पर आएगा ज्ञान। इस चीज का विशेषकर ध्यान देना। और बेंजामिन ब्लूम ने 3 डोमेन दिए थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? बोला है प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं, यौन विकास के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, या सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं? यस, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? वेरी गुड, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? प्याजे ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा विकास चॉम्स्की के द्वारा। जन्मजात बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अधिग्रहण करने की, है ना, भाषा विकास का सिद्धांत। और तो सामाजिक विकास का सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था, सामाजिक विकास का सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत? बताएंगे मेरे प्यारे भाई बहन जल्दी से। थार्नडाइक का, यस, किसके अंतर? थार्नडाइक, यस, व्यवहार, वेरी गुड। यानी कि थार्नडाइक का सिद्धांत आएगा व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे आते हैं। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं? सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड आते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत जीन पियाजे आते हैं। और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आता है? सिगमंड फ्राइड। और व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन आते हैं? थार्नडाइक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस फिनिश। तो बताइए मेरे भाई बहन कैसा रहा आज की वीडियो, कैसी रही? कितने आपके आंसर सही हुए और कितना आपने सीखा? एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।